सवाल है लो क्या है? जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सबका आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और उस सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। सभी को नमस्कार। आत्मवंदन। रॉ द लॉ ऑफ वन, यानी एक का कानून, एक का ज्ञान या एक के तरीके। दोस्तों, रॉ मटेरियल में दी गई जानकारी, सूचनाएं को मानना ना मानना आपकी फ्री विल है। मैं तो ये मटेरियल सिर्फ पढ़ रही हूँ। आप इसको मान भी सकते हैं, जान भी सकते हैं या सीधे से खारिज भी कर सकते हैं। रॉ मटेरियल को किसी भी भाषा में ट्रांसलेट करके हम दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये भी आपकी फ्री विल है। लेकिन अगर अपने स्वार्थ के लिए इस मटेरियल का इस्तेमाल किया तो हम खुद जिम्मेदार होंगे। चलिए दोस्तों, आज के सत्र की तरफ चलते हैं। सत्र 37 और रिकॉर्ड करने की तारीख है मार्च 12, 1981। जैसे कि राह हमेशा कहते हैं, हम राह हैं। हम आपका स्वागत एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। अब हम संवाद करते हैं। डॉन पूछते हैं, क्या रॉ हमारे द्वारा पहली किताब को पब्लिश करने के हमारे आज के प्रयासों के नतीजों के बारे में जानते हैं? डॉन रॉ से पूछा। तो रॉ बोलते हैं, हाँ ये सही है। तो डॉन बोलते हैं, मुझे नहीं पता कि आप उस कठिनाई पर कमेंट कर सकते हैं या नहीं जो हमें एक के कानून को उन लोगों तक पहुंचाने में होगी जिन्हें इसकी जरूरत है और जो इसे चाह रहे हैं। इस समय इसे चाहने वालों तक पहुंचाना आसान नहीं है। मुझे यकीन है कि बहुत से लोग हैं, विशेष रूप से घुमक्कड़ वॉन्डरर, जो ये जानकारी चाहते हैं। लेकिन हमें डर है कि एक के कानून को अतिरिक्त मटेरियल के रूप में उन तक पहुंचाने के लिए कुछ और भी करना होगा। क्या आपके लिए इस पर कमेंट करना संभव है? तो रा बोलते, हाँ संभव है। डॉन बोलते, क्या आप इस पर कमेंट करेंगे? तो रा बोलते, हाँ जरूर। दोस्तों, रा कभी भी बिना मांगे कुछ उत्तर भी नहीं देते, इसलिए वो धीरे धीरे हाँ संभव है जैसे जैसे प्रश्न डॉन पूछ रहे हैं उस हिसाब से वो आगे चल रहे हैं। तो रा बोलते हैं, हाँ जरूर कमेंट करेंगे। सबसे पहले दूसरों की सेवा के कार्य के लिए हमने आपके समूह को चुना, यानी जिम, डॉन और कार्ला के समूह, क्योंकि ये काफी भीषण प्रकृति का कार्य है। यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति ने यहाँ परिणाम की चिंता किए बगैर काफी त्याग किया है। यहाँ हर व्यक्ति अपने दिल में खोज सकता है कि उसने किस तरह का बलिदान किया है, ये जानते हुए कि शारीरिक या भौतिक रूप से बलिदान काफी मामूली है। सबसे बड़ा बलिदान ये है, आप सबने अपने इस समूह का माहौल सौहार्दपूर्ण रखा है और इसमें घुलने मिलने की जिम्मेदारी काफी अच्छे से निभाई है। तो रॉ कह रहे हैं कि आप लोग को पता था और आप लोग ये सेक्रीफाइस के लिए तैयार थे, इसलिए हमने आपके संपर्क को चुना। आगे रखो, हमने इस स्थिति में आपकी कंपनता को पाया है। हमने आपकी कंपनता यानी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को देखा है। ये बार बार देखने को नहीं मिलता है।
हम आपके अहंकार को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमें अपने इस विशेष संपर्क के लिए जरूरी हालात के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। यहाँ राये बोल रहे हैं कि हम आपकी तारीफ करके अहंकार नहीं बढ़ाना चाहते और आप में भी कभी ऐसा ईगो ना आ पाए। आगे बोलते हैं, इस प्रकार ये आपने प्राप्त किया और हमने स्वेच्छा से इस संपर्क को जारी रखना हमारा कर्तव्य सम्मान समझकर स्वीकार किया, जो हमारी क्षमता के अनुसार सबसे अच्छा है, प्रकृति में सटीक है, और हम विनम्र तरीके से उन सारी चीजों को एक करने के प्रयास कर रहे हैं जिनका आपसे वास्ता है। आगे बोलते हैं, दूसरे, इस संपर्क का आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे ये पूरी तरह आपकी समझदारी पर निर्भर करता है। हम ये सुझाव देंगे कि आप अपने सहज ज्ञान इंट्यूशन को पहने दें, यानी कि इसका अच्छे से इस्तेमाल करें और इस बारे में चिंता नहीं करें कि ये लोगों तक कैसे पहुंचे। हम इसी में खुश हैं कि हमने कम से कम आप में से एक के विकास में तो मदद कर ही दी है। या इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रॉ के हिसाब से लॉग स्क्वायर जो लगता है एक मदद मतलब अनंत है, इसे या मदद करें। आप जो भी प्रयास करेंगे वो हमें कभी निराश नहीं कर सकता है, क्योंकि जिनकी हमें मदद करनी है वो संख्या पहले से ही एक से ज्यादा है। तो राय कहते हैं डॉन को, आप अपने फ्लो में रहो, बस अपना कार्य करते रहो, ज्यादा परेशान मत हो, ज्यादा चिंता ना करो, जिसके पास ये किताब पहुंचनी है वो पहुंच जाए। आगे डॉन बोलते हैं, मुझे कुछ प्रश्न पूछने में बहुत हिचकिचाहट होती है, शायद जिनका कोई महत्व ना हो या बहुत अधिक रूप से फैले हो, यानी इधर उधर के सवाल हो जो रा से डायरेक्ट वाले सवाल ना हो, जिसके कारण आपके साथ हमारा संपर्क कम हो सकता है। लेकिन इस किताब को लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ जानकारियों को इकट्ठा करना बहुत आवश्यक है, जैसा कि कुछ निरर्थक जानकारियां जिसका एक के ज्ञान से कोई संबंध ना हो, कुछ जानकारियां जिसका संबंध हमारे समाज में मन शरीर और आत्मा के विकास क्रम से है। ये लगभग आवश्यक प्रतीत होता है कि इसमें ऐसी जानकारियां शामिल की जाए जिसका कोई महत्व नहीं है, और वो केवल इसलिए क्योंकि हमारा समाज इसी तरह काम करता है और इसी तरह प्रसार यानी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रणाली मूल्यांकन करती है कि प्रसार के लिए क्या पेशकश किया जा रहा है। क्या आप इस समय इस समस्या पर टिप्पणी करेंगे? तो ये डॉन ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे कुछ सवाल आउट ऑफ कोर्स, यानी अभी तो हमारी बात रॉ कांटेक्ट की हो रही है, उससे अलग भी करना पड़ेगा, क्योंकि समाज के लोगों की ये आदत होती है कि जो उनके मतलब का होता है वो जरूर उसको पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, अन्यथा छोड़ देते हैं। तो हम कुछ अट्रैक्शन वाले क्वेश्चन इसमें रखना चाहते हैं, ताकि लोग उसको पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे आगे के कंटेंट यानी कि रॉ मटेरियल तक भी पहुंच पाए। रॉ बोलते, ये बिल्कुल सही है कि इस संपर्क का स्तर और शुद्धता मांगी गई जानकारी के स्तर और शुद्धता पर निर्भर करती है। इस प्रकार हमने आपसे निवेदन किया है, यदि आप हमसे विशेष तरह की जानकारी की लगातार मांग करेंगे तो ये आपके उद्देश्य के लिए हानिकारक है। तो रॉ बोलते हैं कि पूरी प्योरिटा डिपेंड करती है पूरी उसमें कितना ये पवित्र होगा ये हमारा संपर्क, लेकिन आप अगर स्पेसिफिक सवाल ज्यादा ना पूछे तो बेहतर होगा, हम जनरल इंफॉर्मेशन देने के लिए। आगे बोलते हैं, इसके अलावा जैसा कि हमने आपकी स्थिति को समझने के लिए अपने दिमाग को स्कैन किया, जो कि हमारे कुछ शब्दों की टाइप की गई कॉपी से संबंधित है, हमने पाया कि हमारे जानकारी को देने के लिए हमने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है उसके लिए आपने आलोचना का सामना किया है। तो दोस्तों थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है इनकी शब्दावली, इसलिए वो बोल रहे हैं। हम आगे से ध्यान रखेंगे कि डेटा के संबंध में हमारे झुकाव के कारण यहाँ तक कि सबसे विशेष रूप से पूछे गए सवाल का जवाब भी हमारे समूह द्वारा इस तरह के शब्दों में दिया जाएगा कि जवाब की बारीकियों को भी काफी सटीकता से समझा जा सके। आपके आलोचक इस किताब को सरल और स्पष्ट भाषा के रूप में चाहते हैं, हालांकि यह उसके विरोध की गंभीरता को कम करता है, यानी कि वो हर हालत में आलोचना करेंगे, इसलिए आप उनकी ज्यादा परवाह मत कीजिए। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि कुछ भी हो आलोचक तो आलोचना करेंगे ही, कुछ ना कुछ कमियां निकालेंगे ही, तो आप उसकी चिंता ना करें। आगे बोलते हैं,
इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। आपकी स्थिति में हमारा ये विचार है, आप जो करना चाहते हैं वो पूरी तरह से आपका निर्णय है, और हम आजादी के कानून का उल्लंघन किए बिना हर तरह से आपकी सेवा में बने रहेंगे। तो राडॉन को बोलते हैं, ज्यादा चिंता ना करें, ये किताब जिन तक पहुंचनी है वो उनको पहुंचेगी ही, और आप जितना पूछोगे, हमसे जितना हो सका उसकी जानकारी देने की कोशिश करें। आगे डॉन बोलते हैं, हम एक के कानून को लोगों तक पहुंचाने में होने वाली समस्या का हल निकालने का प्रयास करेंगे। ऐसा हमें थोड़ी सावधानी से करना होगा, पर हम इसे करके रहेंगे। मैं जब तक जिंदा हूं तब तक बिना रुके इसे लोगों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं सोच रहा हूं कि एक किताब लिखना जरूरी है, शायद यूएफओ के बारे में, क्योंकि एक का कानून इस घटना से संबंधित है। एक के कानून का संबंध सारी घटनाओं से है, लेकिन इस घटना का उपयोग करके मुझे इसे लोगों तक पहुंचाने का सबसे सरल लग रहा है रास्ता। तो वो कह रहे हैं डॉन कि मैं सोच रहा हूँ कि यूएफओ पे एक पहले किताब लिख दूं, क्योंकि आपके बारे में उससे हम अच्छे से समझा सकते हैं, महासंघ के बारे में हम लोगों को अच्छे से समझा सकते हैं, और उसके बाद हम लॉ ऑफ वन की किताब शुरू कर सकते हैं। आगे बोलते हैं, मेरी पहली योजना है कि यूएफओ की घटना को विज्ञापन की तरह उपयोग किया जाए, क्योंकि दोस्तों उस समय यूएफओ बहुत दिखने लगे थे, तो उनको ये अच्छा तरीका लगा कि उस यूएफओ को, क्योंकि लोग देख रहे हैं, वो जिज्ञासा बढ़ रही है, उसमें किताब लिखेंगे तो किताब के जरिए हम रॉ के मटेरियल को भी आगे बढ़ा सकते हैं। आगे कहते हैं कि मेरी पहली योजना है कि यूएफओ की घटना को विज्ञापन की तरह उपयोग किया जाए, कि ये महासंघ के द्वारा किया गया था। इसका उपयोग करके हम लोगों को इस ग्रह पर हो रहे विकास क्रम, इवोल्यूशन की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे, और बाकी महासंघ इसमें किस तरह मदद कर रही है इसे और अधिक समझने योग्य तरीके से उनको बताएंगे, जो कि इस किताब को पढ़ेंगे, जिसमें रॉ मटेरियल को बिना किसी मोड़ तोड़ या विकृति के पेश करने, जैसा कि हम इसे विभिन्न जगहों पर रिकॉर्ड किया है, और इसे इस किताब में जोड़ दिया है, और स्पष्ट किया है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। मुझे अभी यही एकमात्र तरीका लग रहा है जिससे हम इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे लोग एक के कानून को पढ़ना पसंद करेंगे और इसे समझ पाएंगे। हम चाहें तो अभी हमने जो टेप में रिकॉर्ड किया है उसे छापकर पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन हम इसे ठीक तरह से लोगों पर पहुंचाने में असमर्थ हैं, क्योंकि इसके प्रचार प्रसार में दिक्कत है। डॉन बोल रहे हैं कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ी प्रॉब्लम है अभी, पर मैं चाहता तो हूँ कि पहले यूएफओ पे किताब लिखूं और उसको फिर महासंघ से जोड़ के और फिर लॉ ऑफ वन से जोड़ के पेश करूं। आगे डॉन पूछते हैं, क्या आप मेरे द्वारा मेरे दूसरे विचार पर टिप्पणी करेंगे, जिसमें यूएफओ पर एक सामान्य किताब लिखा जाए और उसमें एक के कानून की जानकारी भी शामिल की जाए। रॉ बोलते हैं, हम आशा करते हैं ये किताब लोगों तक पहुंच जाए, पर हमारे लिए तो ये ब्रह्मांड के स्तर का मजाक है। आप एक तरह से हास्य का उदाहरण पेश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए तो सामान्य बात है कि जब इस तरह की स्थिति में कोई फंस जाता है, दोस्तों राय इसलिए ये बोल रहे हैं कि उनके हिसाब से जो मांगेगा नहीं उसे नहीं दे सकते, मांगने पर भी देना है। और डॉन कह रहे हैं कि लोग ये जानकारी को मांगेंगे नहीं, तो हम रॉ ऑफ मन की किताब कैसे पब्लिश करें। तो इसीलिए रॉ हंस रहे हैं, ये हमारे साथ भी होता है, जब तक लोग मांगते नहीं है हम नहीं दे सकते। आगे बोलते हैं, आप अपनी प्रकृति और क्षमता के अनुसार जो कर सकते हैं उस तरह से अपना कार्य जारी रखें। इससे ज्यादा क्या ही कहा जा सकता है मेरे दोस्तों, क्योंकि डॉन फंस गए हैं दूसरों की फ्री विल हर्ट ना हो ये सोच के, इसलिए राम उनको समझा रहे हैं कि ये तो होता ही है, मांगने पर ही दिया जाता है। डॉन, ऐसे में अब हम उन सवाल के साथ आगे बढ़ेंगे जो हमारे पिछले सत्र में था। आपने बताया था कि हर तीसरी घनत्वता के व्यक्ति का एक हायर सेल्फ छठी घनत्वता में होता है, जो कि उस व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से चलता है। क्या ये हायर सेल्फ भी शुरू की पहली घनत्वता से विकसित होकर आगे बढ़े हैं? और क्या हर हायर सेल्फ का भी उसी की तरह कोई हायर सेल्फ होता है, जो कि उसके ऊपर की घनत्वता में होता है? दोस्तों हम तो जानते ही हैं कि 3D में रहने वाले व्यक्ति का जो हायर सेल्फ है वो 6D का होता है।
और वो पूछ रहे हैं डॉन, क्या क्या हर हायर सेल्फ का अपना भी कोई हायर सेल्फ होता है, क्योंकि हर डेंसिटी में हमारा हायर सेल्फ है। तो इसके बारे में रॉन, इन विचारों को सुलझाना ही हमारा उद्देश्य है। हायर सेल्फ एक मैनिफेस्टेशन है, यानी सोच है, जो कि आप अपनी छठी घनत्वता की उच्च स्तर वाले व्यक्ति को उसके भविष्य के व्यक्तित्व द्वारा दिया गया गिफ्ट है। यानी हमारा ही भविष्य में जो है हम, वो ही हम अभी वर्तमान को गिफ्ट करते हैं। रचिता की संपूर्णता की तरफ जाने और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करने से पहले मध्य सात्विक घनत्वता की इकाई का अंतिम कार्य होता है अपने सारे अनुभव को छठी घनत्वता की इकाई को दे देना, और उसके बाद वो समय की धारा में बह जाते हैं, जैसा कि आप समय को नापते हैं। यानी 7 डायमेंशन में रहने वाले हमारा जो हायर सेल्फ है, वो छठी डायमेंशन से नीचे उनको सारी जानकारी देकर रचिता में मिल जाता है, समा जाते हैं। आपका वो हिस्सा, यानी कि वो व्यक्ति जो छठी घनत्वता के अंतिम स्तर में होता है, उसका ये सम्मान कर्तव्य होता है कि वो दोनों तरह के अनुभव लेता है। यानी कि हर घनत्वता के सारे व्यक्तियों के जीवन का अनुभव जहाँ जमा होता है, उसे टोटल लिविंग बैंक उसका अनुभव लेते हैं और उन सारी सोच और कार्य को अपनी मेमोरी में रखते हैं। इसके लिए उन सारे साधन यानी कि अनुभव का इस्तेमाल करते हैं, जो उनके लिए टोटल सेल्फ एक तरह के अनंत विचार रूप थॉट फॉर्म के तरह छोड़ कर गए होते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं कि आप, आपका हायर सेल्फ, आपका टोटल सेल्फ, यदि तीनों को एक गोले में अलग अलग बिंदुओं पर रख देते हैं, तो इन सब में केवल एक ही अंतर होगा, और वो है आपके समय स्थान निरंतरता कॉन्टिन्यूटी। हमको लगता है दोस्तों कि ये सब अलग अलग है, लेकिन ये सब एक ही है। कोई आगे कोई पीछे, और ये जो डेटा बैंक है, इसी को इस्तेमाल करके हर व्यक्ति का हायर सेल्फ उसको आगे बढ़ाता रहता है। जॉन पूछते हैं आगे, क्या हर व्यक्ति का एक टोटल सेल्फ होता है, या कई व्यक्ति एक टोटल सेल्फ का हिस्सा होते हैं? रा बोलते हैं, उचित समय स्थान की स्थितियों को देखते हुए ये दोनों ही कथन सही है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना टोटल सेल्फ है, और जिस बिंदु पर एक ग्रह के व्यक्ति एक समूह बन जाते हैं, उन सारे व्यक्तियों के इस समूह के टोटल का ओवर सेल्फ हायर सेल्फ होता है, और उसे पूरे समूह को टोटल सेल्फ एक साधन होता है। हमेशा की तरह यदि आध्यात्मिक रूप से कहा जाए, तो इसका योग उनके हिस्से के योग से अधिक होता है। इसलिए एक समूह का हायर सेल्फ उसके हिस्से के हायर सेल्फ का योग नहीं होता, बल्कि ये उस तरह काम करता है जिसे हम वर्ग कहते हैं, और आप दोहरीकरण डबली कहना पसंद करते हैं। तो ये यहाँ रा कहना चाहते हैं कि सभी समूह में रहने वालों की एक सी सोच हो जाती है, तो उन सबके हायर सेल्फ भी मर्ज हो जाते हैं। जब हायर सेल्फ मर्ज हो गए, तो टोटल सेल्फ भी मर्ज हो जाती है। फिर आगे ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि एक समूह में अगर 10 लोग हैं, तो 10 ही हायर सेल्फ होंगे। हायर सेल्फ के मामले में लॉ ऑफ स्क्वायर यहाँ पे चलती है। आपको पता ही है दोस्तों, हम पिछले सत्रों में पढ़ चुके हैं, यानी डबलिंग। पहला अगर 2 व्यक्ति हैं तो उसमें डबल कर देंगे तो 4 हो जाएगा, और अगर 3 व्यक्ति है तो पिछले आंसर यानी 4 का डबल करके ऐसे हम आते जाएंगे आगे। उदाहरण के लिए अगर 10 व्यक्ति हैं, तो उनके हायर सेल्फ 1024 होंगे। तो यहाँ पे लॉ ऑफ स्क्वायर लगता है, इसलिए हायर सेल्फ अधिक मात्रा में होते हैं, वो सिर्फ व्यक्तियों के टोटल नहीं होते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। डॉन बोलते हैं, धन्यवाद, गणित को समझाने के लिए धन्यवाद, ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। क्या आप आध्यात्मिक वजन यानी मास को समझा सकते हैं? क्योंकि हमने ये पढ़ा था हायर सेल्फ स्पिरिचुअल मास में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए डॉन पूछे, क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि आध्यात्मिक वजन यानी मास क्या है? डॉन बोलते हैं, ये इस सत्र का आखिरी पूरा प्रश्न होगा। किसी भी व्यक्ति के अस्तित्व में कंपनता होती है, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, जिसकी एक लय होती है, ये जारी रहती है और बाहर की तरफ फैलती रहती है, जिसे हम लोग ऑरा भी बोलते हैं, उसी तरह समझ सकते हैं। आध्यात्मिक वजन या मास वो है जो इस कंपनता को आकर्षित करके एक जगह इकट्ठा करता है,
यानी जिस तरह से व्यक्ति की एनर्जी बढ़ती रहती है, उसका ऑरा स्ट्रांग होता जाता है, तो ये उसकी पूरी एनर्जी एक सेंटर की तरफ बढ़ती है, और उस सेंटर को हम बोलते हैं केंद्रीय सूरज, लोगोस, या केंद्र कोण, या अनंत ब्रह्मांड का रचयिता भी कहते हैं। डॉन आगे बोलते हैं, क्योंकि हम कार्ला को थकाना नहीं चाहते, मैं बस ये पूछूंगा कि कार्ला को अधिक सुविधाजनक बनाने या संपर्क को बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या बोलते हैं? सब ठीक है, हम आपको अब एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में छोड़ देते हैं। आगे बढ़ो और रचयिता की शक्ति और शांति में आनंदित रहो। आगे बढ़ो। सभी को धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। ये सब मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार की वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। Thank you so much.